आज करते हैं CRTI SEC 103 जो अब आपका जल्दी ही होने वाला है पेपर 22 अगस्त को। उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके कुछ सॉल्यूशन और जून 2025 CRTI SEC 103 पेपर CRTI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और 75% प्लस हमारा टारगेट रहेगा और इनकी जो हम PYQ के आंसर बताएंगे आपको, उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे मेरे बच्चों। और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ट्रिक्स के साथ हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग समझाएंगे भी क्या, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे भी, क्योंकि केवल पढ़ा के और निकल जाना मेरा टारगेट नहीं है बच्चों। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है आप लोगों को समझाना भी और आपको याद में दिमाग में चीज़ों को बिठाना भी, ठीक है। तो देखिए, मैं हूँ चित्रा शर्मा, अनुभवी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, भारत सरकार उपक्रम। नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप यू BA थर्ड सेमेस्टर के CRTI SEC 103 की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम केवल चैप्टर नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों को समझेंगे, उनका आंसर जानेंगे और सबसे ज़रूरी बात, हर प्रश्न को याद करने की आसान ट्रिक भी सीखेंगे। आपको पता है परीक्षा में केवल उत्तर याद होना काफ़ी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन किससे संबंधित है, कौन सा केस, समझ गए, जो कौन सा केस किस बात के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा एक्ट किस विषय से जुड़ा है। इसलिए पूरी वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको क्या देने वाली हूँ, CRTI 103 का पूरा लाइन डायग्राम याद करने के लिए माइंड मैप, रैपिड रिवीजन ट्रिक, जिससे जल्दी से आपको सब कुछ मिनटों में याद हो जाए, पूरा का पूरा चैप्टर, और आसानी से आप कुछ मिनटों में ही सारा चैप्टर रिवाइज कर सकें। और अगर आपका टारगेट 75% मार्क्स है या उससे अधिक, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं हम। देखिए, CRTI SEC 103 में ऑब्जेक्टिव MCQ आधारित परीक्षा का पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके एक नंबर का, और टोटल मिला के हो गया 40 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्नों को करके आना है, मतलब रिस्क लेना है। अगर नहीं भी आता है तो जैसे जैसे पेपर आएगा मैं और MCQs जो आपको नहीं भी आते हैं उनको करने की ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग देख लेते हैं मेरे बच्चों, क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस महत्वपूर्ण निर्णय से जोड़ा गया। मतलब है कौन सा ऐसा जो है निर्णय था जिसके बाद जो सूचना का अधिकार है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स के रूप में जोड़ा है, ठीक है, समझा है। तो बच्चों, क्या ये है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण जी का केस। बहुत ही फेमस केस है, अगर आप लोग लिखेंगे मुझे तो मैं आपको वो केस समझा भी दूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण केस है क्या, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखो, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप कहेंगे डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊँगी। जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण भारतीय राइट टू इन्फॉर्मेशन ज्यूरी प्रूडेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों के बारे में जानने का अधिकार है। याद करने की ट्रिक, राजनारायण यानी राज की जानकारी, राजनारायण सरकार के काम की जानकारी, राइट टू नो। बस यह ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राज नारायण यानी राज, राज से क्या हुआ, राज की जानकारी, तो राज नारायण यानी सरकारी काम काज की जानकारी, और राइट टू नो जानने का, राइट टू नो जानने का अधिकार। इसी ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम अगेन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। RTI एक्ट 2005 मुख्य रूप से किस पर लागू है होता है। तो देखो, पब्लिक अथॉरिटीज़ पर ये लागू होता है। ये जो है NGOs पर लागू नहीं होता है, ये केवल सरकारी विभाग पर भी नहीं, पब्लिक जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पर आएगा, सरकारी विभाग पर नहीं आएगा, NGO पर नहीं आएगा, प्राइवेट कंपनी पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। केवल किस पर आएगा, पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो आगे चलते हैं। RTI एक्ट का मूल उद्देश्य क्या था। देखो, सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को बढ़ाना है, ठीक है।
तो ट्रिक क्या है, आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन, याद रखिए पब्लिक अथॉरिटी मतलब उसको आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका आखिर होती किसकी है? तो क्या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती है, या सीआईसी की होती है, या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की होती है, या प्राइम मिनिस्टर की होती है? मेरे बच्चों, सी इज़ द राइट आंसर हियर, क्योंकि जो जन सूचना अधिकारी होता है, जिसका मुझे व्यापक अनुभव है, जन सूचना अधिकारी जो होता है वही आपको जब आप आरटीआई डालते हैं तो उसका उत्तर देता है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। जब नागरिक आरटीआई आवेदन करता है तो सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक भी बच्चे को बनाई है आपको याद कराने के लिए। देखो, पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन, पब्लिक यानी जन, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, और ऑफिसर मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे? अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। तो जन सूचना अधिकारी होता है पीआईओ, यानी पी इक्वल्स टू यहाँ पर पब्लिक, आई इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन और ओ इक्वल्स टू ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, चलो, अब जब इसका मतलब ही यही है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी किसकी हुई? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। अब सीआईसी की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो ये है धारा 12। अब इसकी भी मैंने एक बहुत धांसू सी ट्रिक बनाई हुई है, देखते हैं सुपर ट्रिक। देखो, 12 यानी कि सेंट्रल, 12 बराबर सेंट्रल और 15 बराबर स्टेट। 12 में हमेशा सेंटर का होगा और 15 में किसका होगा? स्टेट का, ठीक है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है एसआईसी, और जो ये सीआईसी होता है ये चीफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है बच्चों, ये देखो ये लिखा है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? देखो, इस इंफॉर्मेशन से ही जब हम आरटीआई, जो ये धारा है ना, धारा 2, इससे ही हम कितनी सारी आरटीआईओं का जवाब देते हैं इस पे बेस बना के, और कितनी को हम कई बार एग्जेम्प्ट भी करते हैं। एक तो इसमें, और दूसरा धारा 8 तो सीधे सीधे है ही एग्जेम्पशन की धारा। चलो, तो ये कौन सी हो गई? धारा 2, ठीक है। ट्रिक, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन 2, और अब आगे की पूरी सेक्शन ट्रिक याद रखिए। देखिए क्या है, 2 बराबर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, और अब आगे की पूरी सेक्शन ट्रिक देखिए। 2 बराबर इंफॉर्मेशन, 4 बराबर डिस्क्लोज़र, 6 बराबर एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की जाती है, 8 बराबर एग्जेम्पशन, 10 बराबर सीवरेबिलिटी, 12 बराबर सीआईसी, 15 बराबर एसआईसी, 19 बराबर अपील। मतलब जब आपको जवाब नहीं मिलेगा तब आप अपील के लिए जाएंगे बच्चों, तो उसके बाद अपीलेट, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है, उसके बाद में पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी। सेकंड अपील के बाद में सीआईसी हो सकता है, अगर जेन्यूनली मतलब पीआईओ जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या सीपीआईओ, तो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, इस लाइन को ज़रूर लिख लीजिए, यही आपका सीआरटीआई 103 के सेक्शन का मंत्रा है, ठीक है। मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा मेन जो है क्या है, ये सबसे ज़्यादा मेन वो है क्या क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है इसका, जिसमें कि आपको धाराएं दी जा रही हैं, जिसमें कि आपको धाराएं दी जा रही हैं। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट खींच रही हूँ आपके लिए, मैं इसको बाद में उसमें शेयर कर दूँगी पोस्ट में, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। रिटेंशन पॉइंट देखो, अभी तक क्या पढ़ा, रुकिए, आइए 30 सेकेंड में हम लोग सब कुछ रिवाइज करते हैं। तो राज नारायण यानी राज करना, तो सरकार कैसे राज कर रही है उसके बारे में जानना जरूरी है, तो राइट टू नो से संबंधित है। पब्लिक अथॉरिटी होगी तो वो आरटीआई की इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है। पीआईओ जो सूचना देने की उसकी जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे भी,
और मैं भी खींच देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट, फिर बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, और 2 बराबर इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन, ठीक है। 12 में यहाँ CIC है और 15 में क्या बताया था, आप कमेंट लिखिएगा, ऊपर बताया था क्योंकि मैंने। अगर ये 5 बातें आपको याद हो गई तो आपने शुरुआत में ही बहुत कुछ पकड़ लिया है। चलो अब बताओ कि धारा 4 किससे संबंधित है। ऊपर बताया था स्व प्रेरित प्रकटीकरण। मेरे चैनल पे सुओ मोटो डिस्क्लोज़र की पूरी वीडियो पड़ी है, मतलब खुद ही हमें हमें मतलब पब्लिक अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ अपनी वेबसाइट पर छापनी है, प्रकाशित करनी है, जिससे कि जनता को RTI ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, वैसे ही बहुत कुछ पता रहे, ठीक है। तो सुओ मोटो डिस्क्लोज़र से संबंधित जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। RTI वाली जो प्लेलिस्ट है, RTI वाली प्लेलिस्ट में सुओ मोटो डिस्क्लोज़र की एक वीडियो सेपरेटली मैंने बनाई है, उसको देख लेना, स्वप्रेरित प्रकटीकरण, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 4 का संबंध प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर से है, अर्थात सार्वजनिक प्राधिकरणों को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं नागरिकों के RTI आवेदन करने से पहले ही क्या करनी होती है, पब्लिक करनी होती है या सार्वजनिक करनी होती है। ट्रिक क्या हो गई, 4 मतलब पहले से जानकारी, सेक्शन 4 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः RTI आवेदन का उत्तर कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। सीधा सीधा आंसर है, हर व्यक्ति जानता है 30 दिन। RTI का नॉर्मल टाइम 30 डेज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है या नहीं ये बताइएगा, शेयर किया है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत मैं अभी बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ इस पेपर के, ठीक है। देखो, जीवन और स्वतंत्रता यानी कि लाइफ और लिबर्टी से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ 30 दिन का टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ ओनली आपको 48 डेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। भैया लाइफ से संबंधित चीज़ है, लाइफ और लिबर्टी। तो यहाँ पर 48 घंटे हो गया आपका टाइम लिमिट, यहाँ पे 30 दिन नहीं है, यहाँ पर है 48 घंटे, ठीक है। चलो इसे ऐसे याद करें, जान और आज़ादी बराबर 48। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल पॉइंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए अब हम। आप दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित RTI एप्लीकेशन को कितने समय के भीतर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो मेरे बच्चों आंसर है वो है 5 दिन। क्या है, 5 दिन में ट्रांसफ़र, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर। मान लो सीधे हाथ में आपके समझ लो कोई एप्लीकेशन है, दूसरे हाथ में आपको देनी है, तो उसमें कितने दिन, 5 दिन। ये जो 5 उंगलियां हैं अंगूठे समेत, इसको 5 दिन से याद कर लो, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इक्वल्स टू 5 डेज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं अब हम लोग। RTI एक्ट में सूचना के प्रकटीकरण से छूट किस धारा में है। तो धारा 8 में है मेरे बच्चों, धारा 8 में एग्जेम्पशंस हैं। सूचना के प्रकटीकरण से छूट, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे PIOs और CPIOs के लिए, क्योंकि कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है। कई बार लोग RTI इसलिए भी लिखते हैं कि मैनेजमेंट से कोई अपना निजी स्वार्थ पूरा करा सकें, तभी भी वो बिना मतलब की चीज़ों पर RTI डालते हैं, ऐसा भी होता है। तो वहाँ ये जो हमारा सेक्शन 8 है ये बहुत काम आता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो याद रखें सेक्शन 8 यानी सूचना देने से छूट। अगर यहाँ तक आपको सारे आंसर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपके किसी दोस्त की भी UOU BA 3rd सेमेस्टर की परीक्षा है तो उसके साथ यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही PYQ एक्सप्लेनेशन, इजी ट्रिक्स वाली परीक्षा तैयारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रश्न कराना नहीं है, आपको प्रश्न समझाना और याद कराना भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पहले RTI के बारे में पढ़ाया है, उसमें इसके विषय में बहुत डिटेल में बताया है। देखो, जो हमारी अंग्रेजी सत्ता थी वो काफ़ी चीज़ों को जनता के सामने आने नहीं देती थी कि यह सूचना गोपनीय है, ठीक है। आगे भी वही पद्धति कई बार क्या रही, लागू रही, ठीक है। तो ये जो 1900 बाद में जाके अब ये जो RTI आया है ये इसके ऊपर प्रभावी है, मतलब इसके ऊपर प्रभावी होकर के हमें RTI में सूचनाएं देनी पड़ती है, केवल कुछ सूचनाएं जो एग्जेम्प्टेड हैं।
तो क्या हो गया ये 1923 ऑफिशियल सीक्रेट्स, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है सीक्रेट्स यानी सरकारी गोपनीयता से संबंधित है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उद्देश्य कुछ संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना है, जैसे रक्षा सौदे हो गए हमारे, कुछ रक्षा से संबंधित युद्ध विषयक जो हमारे हथियार वगैरह हैं उनसे विषय को कोई सूचना होगी तो वो सब एग्जेम्प्टेड हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट यानी कि गवर्नमेंट सीक्रेट। अच्छा ये ट्रिक है आपकी इसमें याद करने की। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखो नाम से ही संबंधित है, पब्लिक यानी सार्वजनिक, रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख। आंसर हो गया सार्वजनिक अभिलेख। पब्लिक रिकॉर्ड्स यानी रिकॉर्ड्स की सुरक्षा और प्रबंधन। अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जैसा कि रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू होता है बच्चों, पीपल का हमारे यहाँ चुनाव के द्वारा, तो ये किससे संबंधित है? चुनाव से। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ट्रिक है ये इलेक्शन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन यानी कि इलेक्शन मेरे बच्चों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि ये जो 2005 का आरटीआई एक्ट है ये किस वर्ष पारित हुआ था? जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है 2005, तो ये 2005 में ही पारित हुआ था, 2005 में ही ये पारित हुआ था। ठीक है आगे चलते हैं हम, इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए क्योंकि इसका नाम ही है जगह जगह, क्योंकि मैंने तो काम किया है, बार बार लिखना पड़ता है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का उत्तर निम्नवत है। या फिर लोग भी जो आरटीआई एप्लीकेशन लिखते हैं, सूचना मांगी गई है किसके अंतर्गत? आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो आरटीआई एक्ट के तहत प्रथम अपील से संबंधित मुख्य धारा कौन सी है? ये है प्रथम अपील, जो मैं कह रही हूँ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं ये पीआईओ से 1 या 2 दर्जे ऊपर के अधिकारी होते हैं और सामान्यतः ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिस के अधिकारी होते हैं और हमेशा सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं। तो 19 जो धारा 19 है ये अपील से संबंधित है मेरे बच्चों, प्रथम अपील से, और सेकंड अपील तो पहुंच ही जाएगी सीआईसी में। ठीक है अच्छा आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा पेनल्टी लगाने से संबंधित धारा कौन सी है? इससे हम लोगों को बहुत डर लगता है जितने पीआईओज होते हैं बच्चों। ये है हमारी धारा 20। धारा 20 इसमें चला जाते हैं नोट, पीआईओ के चले जाते हैं नोट, पैसे चले जाते हैं किसमें? धारा 20 में। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है पीआईओ बहुत डरता है इससे। तो 20 बराबर पेनल्टी, 19 में अपील और 20 में लग गई पेनल्टी। अब फाइनल सेक्शन जो है ट्रिक, अब पूरी सेक्शन लाइन एक साथ बोलिए, 2 4 6 7 8, इसमें यहाँ 3 नहीं है, बीच में 5 नहीं है, 2 4 6 7 8 10 12 15 19 20। तो चाहे तो आप लोग इसका फिर अगेन स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है तो ले लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट खींचा ही नहीं भाई, आप लोग ले लीजिए, आगे चल के याद करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा और मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है बाद में कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के। तो 2 में होता है इंफॉर्मेशन, 4 में होता है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, 6 में होता है एप्लीकेशन, 7 में होता है टाइम, 8 में होता है एग्जेम्पशन, 10 में होता है सीवरेबिलिटी, 12 में सीआईसी और 15 में एसआईसी, 19 में अपील और 20 में पेनल्टी। तो इसे एक कहानी की तरह चलो अब हम याद करते हैं। देखो पहले इन्फॉर्मेशन मिली, फिर डिस्क्लोजर हुआ, ठीक है, एप्लीकेशन लगाया, टाइम मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट हुई, कुछ हिस्सा अलग किया, फिर सेंट्रल और स्टेट कमीशन आए, अपील हुई और गलती पर पेनल्टी लगी। इस कहानी से पूरा सेक्शन मैप याद हो जाएगा। अब देखो लाइन डायग्राम था। ठीक है सीआरटीआई ये जो हमारा चैप्टर का नाम है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है ये है हमारे कोर्स का नाम, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। इसके 3 पार्ट है, जुडिशरी, आरटीआई एक्ट और इम्पॉर्टेंट लॉज। तो जुडिशरी में कौन कौन हो गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इम्पॉर्टेंट केसेस। आरटीआई एक्ट के कौन कौन सी धाराएं मेन है? सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। अच्छा उसके अलावा इम्पॉर्टेंट लॉज में यहाँ पे कौन कौन आ गए? ऑफिशियल सीक्रेट से एक्ट 1923 वाला बच्चों, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी इलेक्शन वाला, ठीक है, इलेक्शन वाला। और ये सार्वजनिक जो अभिलेख होते हैं उनके प्रकटीकरण वाला, रख रखाव से संबंधित जो था। अच्छा, धारा 12 सेक्शन 10 सेक्शन 12 सेक्शन 15, ये 12 CIC, 15 SIC, 19 अपील और 20 पेनल्टी, जिससे सारे PIO CPIO डरते हैं। कंप्लीट माइंड मैप देखिए, CIC का हमें जो पढ़ना है पूरा इस बार के कोर्स में, ये देखिए जुडिशरी और RTI हमें ये पढ़ना है। जुडिशरी में क्या क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इम्पॉर्टेंट केसेस। और हमें यहाँ RTI में क्या पढ़ना है, धारा 2 में डेफिनेशन है, धारा 4 पढ़नी है, धारा 19 पढ़नी है जिसमें अपील होती है, पेनल्टी वाली 20 धारा 20 पढ़नी है जिससे PIO CPIO पर पेनल्टीज लगती हैं, डिस्क्लोजर, अपील, ये सब हमें पढ़ना है मेरे बच्चों। अब इम्पॉर्टेंट लॉज कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लॉज आखिर हैं कौन कौन से, तो देखो, एक तो 1923 वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये है 1923, ठीक है। फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ओके। अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं। लास्ट मिनट रैपिड रिवीजन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, अगेन मैंने खींचा है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको बाद में कम्युनिटी पोस्ट में। ये परीक्षा से ठीक पहले केवल आप ये देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी। और परीक्षा के बाद आप लोग मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। मैंने अपना सारा जो अनुभव है निचोड़ दिया है बच्चों आपको पढ़ाने में RTI के, क्योंकि ये तो मेरा काम है जिससे मुझे बहुत प्रेम भी है। RTI एक्ट 2005, इन्फॉर्मेशन सेक्शन 2, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर यानी स्वतः प्रकटीकरण सेक्शन 4, एप्लीकेशन सेक्शन 6, टाइम सेक्शन 7, एग्जेम्पशन धारा 8, सीवरेबिलिटी सेक्शन 10, CIC सेक्शन 12, अपील 19, पेनल्टी 20, नॉर्मल RTI 30 डेज, लाइफ एंड लिबर्टी यानी जीवन और स्वतंत्रता 48 आवर्स, एंड देन ट्रांसफ़र 5 डेज, राजनारायण राइट टू नो, ठीक है। राजनारायण क्या था, ऐसे ट्रिक से मैंने याद करवाया था या नहीं, कि राजनारायण यानी कि राज यानी सरकार जो काम काज कर रही है उसके बारे में जानना और जानने का अधिकार, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए मेरे बच्चों। तो आगे देखो, राजनारायण तो पढ़ा दिया था मैंने आपको, क्या नहीं पढ़ाया फिर मैंने अब आपको, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वाला यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट यानी पब्लिक यानी सार्वजनिक रिकॉर्ड्स रखने से संबंधित, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित। तो विद्यार्थियों, और कोई केस तो नहीं बताया, नहीं, ठीक है। ट्रांसफ़र मान लो वन विभाग की RTI है किसी PSU में आ गई है, क्योंकि कई PSU वन विभाग की ज़मीन पर बने होते हैं, तो वह जो वन विभाग होगा, जो वह डिपार्टमेंट होगा वो वन विभाग को उसको हस्तांतरित कर देगा। मान लो किसी PSU की वन विभाग में चली गई है जिसकी सूचना PSU से ही मिलेगी, तो वन विभाग उसको ट्रांसफ़र कर देगा। आ रही है ना बात समझ में मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने CRTI SEC 103 के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन जो है करे, उनके सही आंसर, उनकी व्याख्या और याद करने की ट्रिक्स को समझा। अगर आपने आज के सारे सेक्शंस, नंबर्स, केसेस, एक्ट्स याद कर लिए तो समझिए CRTI 103 की तैयारी में आपने एक बहुत मजबूत एकदम जो स्ट्रॉन्ग स्टेप है वो उठा चुके हैं आप। लेकिन परीक्षा में केवल यही प्रश्न नहीं आते। अगली वीडियो में हम CRTI SEC 103 के बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बार बार पूछे जाने वाले MCQs लाएंगे। इसीलिए देखिए, चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और अपने UOU के दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कोई भी PIO इस टाइम उत्तराखंड के बच्चों को, UOU BA 3rd सेमेस्टर के बच्चों को RTI नहीं पढ़ा रहा है। और जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के भी मेरे बच्चे हैं वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के RTI की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखिए CRTI 103 75%, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने विद्यार्थी इस बार 75% प्लस का टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।